अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जहां हमने हमारी जो है वो रीडिंग स्टॉप की थी फर्स्ट चैप्टर की, आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए बाकी टाइम ज़ाया किए हुए हमारी जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सही है। सो हम कहाँ थे? हमने यहाँ तक जो है वो मेरी फर्स्ट वीडियो में आप सब देख सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ तक हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, रीड भी करवा दिया था। सो नेक्स्ट हमें यहाँ से पढ़ना है आज। सही है, लेबनीज कैलकुलेटर्स। ओके, सो वी रीड इन 1671 में गोटफ्राइड लेबनीज का ये नाम है। जर्मन मैथमेटिशियन, ये कौन से मैथमेटिशियन थे? जर्मन मैथमेटिशियन थे। इन्वेंटेड अ कैलकुलेटिंग मशीन, जिन्होंने एक कैलकुलेटिंग मशीन इन्वेंट की थी विच कुड परफॉर्म ट्रू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो क्या कर सकती थी? ट्रू मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म कर सकती थी। बट ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट फैसिलिटी टू एक्यूरेट मैन्युफैक्चरिंग एट दैट टाइम, लेकिन जो थी वो ऐसी फैसिलिटीज़ जिसकी वजह से ये मशीन जो है वो अच्छे तरीके से और बन सकती थी, या ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसी सहूलियात जो उस मशीन को चलाने के लिए ज़रूरी थी, उनकी ना होने की वजह से, उनकी कमी की वजह से, तो ये उस वक्त इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव अ रिलायबल प्रोडक्ट। उस वक्त की कमी की वजह से आज हम एक अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, उससे हम महरूम हैं, क्योंकि उस वक्त कुछ वसाइल की कमी थी, ठीक है, एडिकेट फैसिलिटीज़ थी, तो ये जो तरीके से जिसकी वजह से सही तरीके से मैन्युफैक्चर ही नहीं हो पा रही थी, इस वजह से हमारे पास एक आज अच्छी मशीन से हम लोग महरूम हैं। ठीक है, लेकिन ये मशीन थी जो क्या करती थी? ट्रू मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करती थी। सही है। जैकॉर्ड लूम, जोसेफ जैकॉर्ड इनका नाम है, ये फ्रेंच टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर थे। ठीक है, डिवाइस एन ऑटोमेटिक mechanical method of controlling weaving looms to create complex design on weaving clothes। ठीक है, इन्होंने भी एक कॉन्सेप्ट दिया था वेविंग लूम्स के ज़रिए जो है वो कैलकुलेशंस का। ठीक है, बेबेज डिफरेंशियल इंजन, बेबेज का डिफरेंशियल इंजन क्या करता था? ये चार्लिस बेबेज, आपको पता है चार्लिस बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्लिस बेबेज में बस क्या बोल रहे हैं ये कि चार्लिस बेबेज जो है जैसे कि वो फादर हैं तो ये कंप्यूटर की। प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स और एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रह चुके थे। सही है, प्रोफेसर रह चुके हैं मैथ्स के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। डेमोन्स्ट्रेटेड अ स्मॉल वर्किंग मॉडल ऑफ हिज डिफरेंशियल इंजन, इन्होंने एक छोटा सा मॉडल दिया है अपने डिफरेंस इंजन का। इट हैड सम इंस्ट्रक्शंस स्टोर एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस अकॉर्डिंग टू दीज इंस्ट्रक्शंस, उसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी जिसकी वजह से ये ऑपरेट हो सके। इट वॉज एबल टू डू कैलकुलेशन बाय मैकेनिकल मीन, ये जो था इस काबिल था कि कैलकुलेशन कर सके, सही है, मैकेनिकली एक्यूरेट अप टू 20 डेसिमल प्लेसेस तक। तो ये बेबेज एनालिटिकल इंजन इनकरेज बाय द सक्सेस ऑफ डिफरेंस इंजन की कामयाबी के बाद से ये चार्ल्स बेबेज डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिटिकल इंजन, इन्होंने एनालिटिकल इंजन डेवलप किया विच वॉज एसेंशियली जनरल पर्पज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जो हमारे पास क्या था? जनरल पर्पज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। The analytical engine was to have the same basic elements as today's modern computer have। उस वक्त एनालिटिकल इंजन ने, इस दौर में एनालिटिकल इंजन में वो तमाम बेसिक कंपोनेंट्स थे, एलिमेंट्स थे जो आज हमारे कंप्यूटर्स में हैं। इट वॉज टू हैव 4 यूनिट्स, उसमें 4 यूनिट थे। मिल, मैकेनिक यूनिट फॉर कैलकुलेशन करने के लिए एक यूनिट था। मिल, स्टोर, कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए। टू होल्ड डेटा रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन, सही है, a gear of system and a system of gears and levers to transfer the data between the store and mill, यानी कैलकुलेशन को जो है वो सेव करने के लिए या डेटा को होल्ड करने के लिए ये सिस्टम यूज़ करते थे। एक इनपुट एंड आउटपुट यूनिट था, ये था टू रीड डेटा, ताकि डेटा रीड हो और डिस्प्ले कर सके, था ये रिजल्ट था हमारे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पंच कार्ड। ठीक है, पंच कार्ड क्या है ये? ठीक है, इन मिड 1880s के दरमियान मिड में डॉक्टर हरमन होलरिक प्रपोज मैकेनाइज सोल्यूशन, हरमन ने एक क्या मैकेनाइज सोल्यूशन जो है वो प्रपोज किया टू द प्रॉब्लम ऑफ काउंटिंग सेंसस रिजल्ट्स यूजिंग द मेथड ऑफ कार्ड पंचिंग और स्टोरिंग डेटा। इन्होंने भी जो है वो क्या किया? कार्ड पंचिंग के ज़रिए जो है वो डेटा को स्टोर करने का भी तरीका बताया है इन्होंने, सही है, क्योंकि और इनकी मशीन को उन्होंने क्या नाम दिया? टेबुलेटिंग मशीन।
हे डिवाइस थी कार्ड पंचिंग एंड कार्ड रीडिंग मशीन। इन्होंने कौन सी मशीन डिवाइस की? कार्ड पंचिंग और कार्ड रीडिंग मशीन। दिस मशीन कॉल्ड टेबुलेटर्स, और इनको क्या कहा जाता था? टेबुलेटर्स वर एबल टू प्रोसेस डेटा एट हाई स्पीड विद गुड एक्यूरेसी। टेबुलेटर्स क्या कर सकते थे? और डेटा को जो है वो हाई स्पीड पर प्रोसेस कर सकते थे और गुड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब बगैर किसी गलती के। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द सेंसस ऑफ 1880s on 50 million citizens had taken 7 years to complete। ठीक है, इस मशीन को 50 मिलियन सिटीजन्स ने ये 7 साल लगे थे। 50 मिलियन सिटीजन्स को 7 साल लगे थे कंप्लीट करने में। वे द सेंसस ऑफ 1890, जबकि 1819 के सेंसस को 63 मिलियन पीपल वर कंप्लीटेड इन जस्ट 3 years। 63 मिलियन पीपल ने कंप्लीट किया था सिर्फ 3 साल में बाय द यूज़ ऑफ हॉलरीज टेबुलेटिंग मशीन। जब इनकी मशीन नहीं थी तो लोगों को 50 मिलियन लोगों को 7 साल लग गए थे, लेकिन इनकी मशीन के आइडिया से 63 मिलियन लोगों को जब 3 साल लगे जो नेक्स्ट मशीन थी उसको कवर करने के लिए। ठीक है, हॉलरीज सेटअप इट्स ऑन कंपनी, उन्होंने अपनी अलग कंपनी सेटअप की, खोली थी, कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, ये नाम था इनकी कंपनी का। विच लेटर बिकम द इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसको लेटर बाद में क्या कह दिया गया? IBM, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। टुडे IBM इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। और आज के दौर में और आजकल IBM जो है वो सबसे बड़ा कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर कंपनी है इस दुनिया में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स मार्क 1। अप टू अर्ली 1930s to the computers, all the computer developed were mechanical। सही है, 1930s में जितने भी कंप्यूटर बने वो सब डेवलप्ड हुए, वो सब मैकेनिकल थे। इट वॉज बिटवीन 1937 टू 1944। 1937 में 1944 के दरमियान प्रोफेसर हॉवर्ड एकिन विद द सपोर्ट ऑफ IBM बिल्ड द फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। सही है, प्रोफेसर हॉवर्ड ने क्या किया? सही है, एक ऐसा फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर इन्वेंट किया जिसको मार्क 1 का नाम दिया। विच वॉज एबल टू मल्टीप्लाई 2 10 डिजिट्स नंबर, जो क्या कर सकता था? मल्टीप्लाई कर सकता था 2 10 डिजिट्स नंबर को इन 5 सेकेंड में। इट वॉज द फर्स्ट मशीन टू परफॉर्म फंक्शन, ये फर्स्ट मशीन थी जो ये फंक्शन परफॉर्म करती थी। सही है, इट इज़ सेड टू बी दैट द फर्स्ट ऑपरेशनल जनरल पर्पज कंप्यूटर, इसको फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर कहा गया था ENIAC मार्क 1 को। आ जाते हैं ENIAC में। इसको ENIAC यानी शॉर्ट फॉर्म है इसकी, ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर और जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। एक जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो वैक्यूम ट्यूब यूज़ करता था। सही है, was developed by J.P. Ickett, John Mauchly in 1946। It could perform 5000 एडिशन पर सेकेंड, ही 5000 एडिशन जो है वो पर से 1 सेकेंड में परफॉर्म कर सकता था। बट नीडेड अ होल रूम टू फिट इनटू, कंज्यूम्ड 150 किलोवाट्स ऑफ पावर। ठीक है, एंड नीडेड टू बी वाटर कूल्ड। क्या कह रहे हैं ये जो है वो 5000 एडिशन 1 सेकंड में परफॉर्म कर सकता था, लेकिन इसको जो है वो लेकिन ये एक रूम के जितना फिट आ जाता था। सही है, और 150 किलोवाट वाट्स पावर चाहिए तो था इसको। सही है, फिर हमारे पास आ जाती है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की जनरेशन में हमारे पास सही द कंप्यूटर टर्म द टर्म्स कंप्यूटर जनरेशन इज यूज इन द रिलेशन टू द एडवांसमेंट इन हार्डवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ अ कंप्यूटर। ये कैसे यूज होती है? ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज नोन एज separate generation of computer characterized by the type of circuit technology used। सही है, क्या बोल रहे थे ये हमारे पास कि जो भी कंप्यूटर जनरेशन है वो एक रिलेशन से यूज़ होती है कि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के। सही है, आए फिर जनरेशन रीड करते हैं। सही है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हैं उनको 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट जनरेशन रीड करते हैं, मैं कैरेक्टरिस्टिक रीड कर देती हूँ। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी वॉज यूज, जो फर्स्ट जनरेशन थी हमारे पास उसमें ये लोग उसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी। दे वर द फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस एट देयर टाइम, और अपने वक्त की बहुत फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस थी ये। दे वर वेरी बिग इन साइज, और अपने साइज में बहुत बड़ी थी ये। दे वर अनरिलायबल, यानी इन पर ये पूरा एतमाद नहीं थी। दे एमिटेड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट जो है वो प्रोड्यूस होती थी। दे वर नॉन पोर्टेबल, जो थी नॉन पोर्टेबल का मतलब है कि एक जगह दूसरी जगह इसको हम नहीं ले जा सकते थे। दे वर वेरी एक्सपेंसिव, और बहुत महंगी थी। ज़ाहिर है उस वक्त पास जनरेशन थी तो उस वक्त एक्सपेंसिव थी। तो इसकी एग्जाम्पल है ENIAC, मार्क 1, यूनिवेक, एडवेक, एटसेक। ओके,
सेकेंड जनरेशन की भी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें। ट्रांजिस्टर वॉज यूज इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब। जहाँ फर्स्ट जनरेशन में बस वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज होते हैं वैक्यूम ट्यूब की जगह। सही है। कंप्यूटेशन टाइम बीइंग इन माइक्रोसेकंड वर लेस देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थोड़ी तेज़ थी, सेकेंड जनरेशन हमारे स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अगर फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में कंपेयर किया जाए तो ये साइज में थोड़े छोटे थे। मोर रिलायबल, थोड़ा पुरअतमाद थे, कम हीट प्रोड्यूस करते थे, इनकी पोर्टेबिलिटी सही थी, हम कैरी कर सकते थे, इसको रख सकते थे इस जगह। और वर्क कॉस्टली मशीन, लेकिन ये कॉस्टली मशीन थी, महंगी थी। इसकी एग्जाम्पल IBM, ठीक है, और एटलस। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें। IC रिप्लेस ट्रांजिस्टर्स। कंप्यूटेशन टाइम वॉज रिड्यूस फ्रॉम माइक्रो सेकेंड्स टू नैनो सेकेंड, और जो कंप्यूटिंग यानी काउंटिंग का टाइम था वो रिड्यूस कर दिया गया था इसमें माइक्रो सेकेंड से नैनो सेकेंड में, ठीक है। स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन, जो प्रीवियस जनरेशन थी उससे ज़्यादा स्मॉल था। मोर रिलायबल, और ज़्यादा रिलायबल था, पुरअतमाद था, और कम हीट प्रोड्यूस करता था। ईजी पोर्टेबिलिटी, यानी आसानी से रख सकते थे इसको, जैसे ईजी पोर्टेबिलिटी यानी हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह से इसको ले जा सकते थे, चीपर और सस्ता था, ठीक है। एग्जाम्पल इसके हैं, ये एग्जाम्पल से भी IBM 360, यूनिवेक, सही, एक्सेट्रा। फोर्थ जनरेशन ये आप लोग समझ रहे हैं, यानी फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास कंप्यूटर का साइज़ बड़ा था, फिर तरक्की हुई, ज़माना बदला, सेकेंड जनरेशन में उससे जो है वो बेहतर से बेहतर चीज़ें दरियाफ्त होती गई, बेहतर से बेहतर जो है वो, जैसे फर्स्ट जनरेशन में साइज़ बड़ा था, सेकेंड जनरेशन में उससे छोटा हुआ, थर्ड जनरेशन में उससे छोटा हुआ, और अब हम फोर्थ जनरेशन पर हैं। यूज़ LSI और VLSI टेक्नोलॉजी। LSI की फुल फॉर्म है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी ये यूज़ होती थी। माइक्रो प्रोसेसर था, CPU, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते थे CPU के साथ पे। वेरी स्मॉल इन साइज में छोटे थे। वेरी रिलायबल, बहुत पुरअतमाद थे। नेग्लिजिबल हीट जनरेशन, बिल्कुल ना के बराबर हीट जनरेट करते थे। इजी पोर्टेबल, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, आसानी से ले जा सकते थे कहीं पर भी क्योंकि ये साइज में छोटे थे। चीपेस्ट अमंग द कंप्यूटर्स ऑल जनरेशन, और बाकी तमाम जनरेशन के मुकाबले में सस्ते थे। ये इसकी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। फिफ्थ जनरेशन, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन रोबोटिक्स होती है। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर येट टू अराइव, दिस कंप्यूटर्स आर सपोज टू हैव थिंकिंग पावर, ठीक है। इस जनरेशन को हम क्या सपोज करते थे, इसकी थिंकिंग पावर है, i.e. they will have artificial intelligence and to being machines to reason logically and with real knowledge of world and make decision like human beings। जो हमारे फिफ्थ जनरेशन थे, ठीक है, वो रोबोटिक्स थे, यानी रोबोट AI आ गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई थी। जैसे रोबोट होते हैं तो वो क्या करते हैं कि लॉजिकली जो है वो डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, अपनी, और जो है वो हमारे ह्यूमन की तरह जो है वो डिसीजन भी ले सकते हैं। इसलिए उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, AI यूज़ होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, रोबोटिक्स में। आज भी ऐसे बहुत से लेबर रोबोट्स हैं जापान में जो फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, वो लेबर रोबोट्स होते हैं। वो जैसे डब्बे उठाने हैं तो उसके लिए रोबोट्स रख लिए हैं, ठीक है। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही ये है कि उसको तरीके से प्रोग्राम करते हैं कि वो लॉजिकली अपने डिसीजन खुद ले सके, ठीक है। तो यहाँ हमारी रीडिंग जो है, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा रीड कर लिया है, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको जो है वो रीडिंग और एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो चैप्टर के हवाले से तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछ लिया करें, हेजिटेट मत किया करें बिल्कुल भी, ठीक है। और प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, ठीक है, प्लीज़। और अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात ज़रूर होगी।